नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो घटना है ये हमें भेजा है जगदीश जी ने। जगदीश जी की घटना मध्य प्रदेश की है और ये ढाबा का काम करते हैं। जगदीश जी रोड पर ढाबा होटल चलाते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना उनके साथ में घटी थी इसको करीब करीब 16-17 साल बीत चुका है। जब जगदीश जी का उम्र लगभग 25-26 साल का था। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है। मैं ढाबे का काम करता हूँ। मैंने एक अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर के एक ढाबा खोला था और वो ढाबा ठीक ठाक चलने लगा था। करीब 5-6 महीने के बाद में रिश्तेदार का जो नियत था वो हमारे प्रति बदलने लगा था। हालांकि मैंने बहुत मेहनत किया था उस ढाबे में, उस ढाबे को आगे बढ़ाने में, लेकिन रिश्तेदार तो रिश्तेदार थे। वो उनका नियत हमारे प्रति बदलने लगा था। वो कैसे भी चाह रहे थे कि इस ढाबे की पार्टनरशिप से मैं हट जाऊं और वह अपना अकेला ही काम करे। और कुछ दिनों के बाद में उन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई देखो, तुम अपना कहीं और काम कर लो, मैं आपके साथ में काम नहीं कर सकता और जो आपकी जमा पूंजी लगाई थी मैं आपको वापस करता हूँ। अब रिश्तेदारी का मामला था, मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और मैं चुपचाप जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, जो मेरी लागत लगी थी अपनी खुद की, वो मैं ले करके और उस ढाबे से हट गया था। लेकिन मैं इस मामले को खींचना नहीं चाहता था। बहुत रिश्तेदारी का नज़दीकी मामला था, लेकिन उनके दिल को बात को मैं क्या कहूँ, क्या सोच समझ करके वो मेरे साथ में पार्टनरशिप किए थे और फिर अचानक मुझे अलग कर दिए थे। मैं बहुत उदास था। मेरे पास में अब काम नाम की कोई चीज़ नहीं थी और मेरी शादी भी करीब हुए 1 साल हो चुका था। अब मैं थोड़ा परेशान रहने लगा था। पत्नी मेरे को बोल रही थी, क्यों परेशान हो रहे हो? अरे आपके हाथ में तो कला है, खाना कितना बढ़िया बनाते हो, अपना ढाबा ही खोल लो, छोटा मोटा ही खोल लो, कोई ज़रूरी है कि 5 स्टार ढाबा खोलो? जितनी आपके पास पूंजी है उसी हिसाब से आप ढाबा खोलो, आपके साथ में मैं भी काम करूँगी। मेरी पत्नी जो थी वो बहुत ही मुझे, मैंने कहा जाए तो, हिम्मत बधा रही थी और मैं वही सोचने लगा था कि जितने मेरे पास में पूंजी थी उसी अकॉर्डिंग में कोई रोड पर ढाबा देखने लगा था और एक ढाबा मेरे निगाह में आ गया था। वो ढाबा काफ़ी दिनों से बंद था, पता नहीं किस रीजन से, और मैं उस ढाबा के मालिक के ढूंढते पता करते हुए पहुंच गया था। तो पता चला कि वो जो ढाबा था एक बुजुर्ग व्यक्ति का है जो अब काम नहीं कर सकते। ढाबा उनका बहुत पहले चलता था, बहुत शानदार चलता था, लेकिन अब कोई देख रेख करने वाला था ही नहीं, वो बुजुर्ग हो चुके थे। तो मैंने आखिरकार उनसे ढाबा लेने की बात कही और फिर वो मान गए थे। ले दे के सारा कुछ सौदा मेरा पक्का हो गया और उस ढाबे को मरम्मत करानी थी क्योंकि ढाबा काफ़ी दिनों से खुला हुआ नहीं था। और उसमें एक बात भी थी, ढाबे के जो पिछला एरिया था, पिछला हिस्सा था, उसमें कमरे भी बने हुए थे रहने के लिए। तो मुझे तो फ़ायदा ही था कि मैं अपने पत्नी के साथ में वहाँ पर मज़े से रह भी सकता था और सब कुछ तो तय हो चुका था, पैसे का लेन देन हो चुका था। अब मैं उसमें मिस्त्री लगा करके और जो मरम्मत का काम था वो कराने लगा था। इस काम में कम से कम 1 हफ्ता तो लगा था और इसके बाद हमारा ढाबा तैयार हो चुका था खोलने के लिए। इस बात को हमारे जो रिश्तेदार थे उनको भी पता लगा
है कि वो जो ढाबा था, हमारे ढाबा से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर था उनका ढाबा, इसी रोड पर। तो जलन तो थी ही उनको। वो कभी कभी अपनी बाइक से राउंड मारते थे और मेरी ढाबा का निगाह मारते हुए निकलते थे। मैं देखता था उनको। अब जो जलने वाला इंसान है उसको क्या बोला जा सकता है। मैं इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं देता था और मैं अपना ढाबा खोल दिया था। मेरी पत्नी थी साथ में हेल्प करने के लिए और 1-2 लड़के मैंने भी रख लिए थे और अपना ढाबा स्टार्ट कर दिया था भगवान का नाम लेकर के। ढाबा मेरी चलने लगा। लोग बाग अपना ट्रक खड़ा करते थे और मेरे ढाबे पर खाना खाते थे और तारीफ़ करके जाते थे हमारे खाने की। तो दिल तो खुश होता ही था। मैं और लगन से, मेहनत से अपने ढाबा में काम करने लगा था। मैं ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था कि हमारे ग्राहक नाराज़ हो जाए। मैं बहुत दिलो जान से अपने ढाबा में मेहनत कर रहा था कि मेरा ढाबा आगे की तरफ बढ़े और वही हो रहा था। मेरी जो मेहनत थी रंग ला रही थी और मेरा ढाबा आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, तरक्की कर रहा था। अब इस बात को हमारे जो रिश्तेदार थे उनको बहुत जलन थी, चीड़ थी कि इतने कम पैसों में इसने कैसे अपना ढाबा स्टार्ट कर लिया। हमें खबर मिलती थी लेकिन मैं इस चीज़ को कभी गौर नहीं करता, ना ध्यान देता था। बस अपने ढाबे के ऊपर में मेरी हमेशा ध्यान रहता था कि मैं अपने मेहनत करूं और ढाबे को आगे बढ़ाता जाऊं। अब इस ढाबा को मेरे को अब 1 महीना होने जा रहा था। हम पीछे ही कमरे में रहते थे। रात के करीब 12 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच में काम जो था बिल्कुल एकदम मंदा हो जाता था। मंदा क्या बोले कि कोई कभी कभार ही कोई ट्रक रुकता था, कोई गाड़ी रुकती थी, वो भी चाय नाश्ते के लिए। लेकिन मेन काम तो दिन का था और रात के आपका 6 बजे से लेकर के और 11 बजे तक का। और उसके बाद तो बिल्कुल खाली खाली सा हो जाता था। और उसी वक्त हम अपने कमरे में जाकर आराम करते थे और हमारे जो लड़के थे वो सामने होटल में वही अपना ग्राहक देखते रहते। कोई आ गया भूला भटका तो उनको चाय देना, नाश्ता देना, यही काम था। अब वो जो रात थी मुझे अच्छी तरह से याद है। वो अमावस की काली रात थी। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और करीब मैं 11:30 के आसपास, मेरी पत्नी तो पहले ही आराम करने चली गई थी कमरे में और मैं भी लड़कों को समझा करके कि देखो मैं जा रहा हूँ अब आराम करने, अब कोई ज़रूरत हो तो मेरे पास में आके दरवाज़ा खटखटा देना, मैं आ जाऊँगा। वैसे कोई ख़ास ज़रूरत रहेगी नहीं, बाकी सब सामान तो यहीं पर है और इस वक्त तो कोई खाना खाता ही नहीं है, सिर्फ चाय नाश्ता ही चलता है। तो लड़का इसके लिए हमारे सब ट्रेंड थे, कोई हमें फिक्र भी नहीं थी। और मैं अपने कमरे की तरफ चला था और अचानक एकदम से लगा कि जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा हो। मैं अपने ढाबे से करीब करीब 50 मीटर के आसपास में मेरा वो कमरा था। पतली सी एक पीछे में बैक साइड से एक रास्ता चलता था और खेत भी था उसके अंदर में, और वही पगडंडी पकड़ कर के मैं अपने कमरे में आया जाया करता था, चाहे मेरी पत्नी भी आती आती थी। और मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मैं मुड़ कर के देखा लेकिन मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन दिल में एक डर सा हो गया था कि आवाज़ तो सुनाई पड़ी, महसूस भी हुआ कि कोई चल रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। मैं अब अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरा मेरा अंदर से बंद था और मैं आवाज़ लगाने लगा था अपनी पत्नी को। पत्नी ने मेरी आवाज़ सुन करके दरवाज़ा खोला, बोला खाना खाओगे आप? मैंने कहा नहीं मैं तो खाना खा चुका हूँ, तुम आराम करो, मैं भी आराम कर रहा हूँ। और मैं अपना बिस्तर पर जा कर के सो गया था पत्नी के साथ में।
लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे कमरे के अंदर में कोई है तो ज़रूर। मुझे महसूस हो रहा था और मैं जो मेरे को नींद आ रही थी, लेकिन नींद सोना नहीं चाहता था। मुझे थोड़ा अंदर से डर लग रहा था, कहा जाए तो। मैं ये बात अपनी पत्नी को नहीं बता रहा था कि कहीं खाम खा वो डर जाए। और मैं कमरे में निगाह रखे हुए था, लाइट जल रही थी, उजाला था। अब मुझे लग रहा था कि कभी इस कोने में, कभी इस कोने में हल्की सी परछाई मुझे एक झलक दिखाई पड़ती थी और फिर वो गायब हो जाती थी। और वो जो परछाई थी मुझे साफ साफ तो नहीं लग रहा था, लेकिन इतना अंदाज़ा जरूर हो गया था कि वो कोई औरत है। ये उसके जो बाल थे, काले बाल, वो मुझे हल्का सा दिखाई पड़ रहे थे। मैं चुपचाप भगवान का नाम ले रहा था कि प्रभु, ये सब क्या चीज़ है, अब मुझे क्यों ये सब दिखाई पड़ रहा है। पत्नी मेरी सो गई थी। अब मैं उसको जगा के बताना नहीं चाहता था कि कहीं वो डर न जाए। लेकिन मैं काफ़ी देर हो चुका था, मुझे अब वो दोबारा वो परछाई किसी कोने में दिखाई नहीं पड़ी। आखिरकार मैं सो गया था, थका हुआ था दिन भर का, और मुझे नींद आ गई थी। जब मेरी आँख खुली थी तो मैं तो हैरान था। मेरी पत्नी मेरे सीने पर बैठी हुई थी और अजीब तरह से उसका जो चेहरा हुआ पड़ा था, मुझे नहीं लग रही थी कि वो हमारी पत्नी है, ऐसा उसका शक लग रहा था। बाल एकदम बिखरे हुए और उसकी सांसें बिल्कुल तेज तेज चल रही थी, जैसे कहीं से दौड़ के आई हो, थक गई हो और ऐसे सांस ले रही थी। मैं अपनी पत्नी का ये हालत देख कर के डर चुका था। मैं उसको अपने सीने से उतारने की कोशिश करने लगा। मैं बोलने लगा कि तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ तुम्हें, मेरे सीने पर क्यों बैठी हो और ऐसे तुम क्यों क्यों कर रही हो, क्या हुआ, कुछ तो बताओ, क्या तकलीफ़ है। मैं अपने पत्नी को प्यार से पूछने लगा था, लेकिन पत्नी तो मेरी एकदम वही सांसें खींच रही थी, हाँफ रही थी कहा जाए तो। और उसकी जो आंखें थी वो छत की तरफ एक एक टक देखे जा रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पत्नी को क्या हुआ। मैं तो पहले ही डरा हुआ था और बहुत मुश्किलों से मुझे नींद आई थी, और अगले पल ये सब मैं देख रहा हूँ। मेरी तो हालत सही में अब ख़राब हो चुकी थी। मैं पत्नी को अपने सीने से उठाने की कोशिश कर रहा था कि तुम हमारे सीने से हटो, नीचे बैठो, बिस्तर पर बैठो। वो हट नहीं रही थी और अचानक जो देख रही थी एक टक, अब उधर से निगाह अब मेरे ऊपर में कर लिया था। और उसकी आंखों को देख करके मुझे लग रहा था कि कितनी आंखें उसकी लाल हुई पड़ी है, एकदम जैसे किसी नशे में हो वो। ऐसी मेरी पत्नी तो नहीं थी। मेरी पत्नी तो मेरी बहुत इज्जत करती थी, मेरी हर कहना को मानती थी, लेकिन आज तो उल्टा बात हो चुका था। वो तो मुझे ही अब मेरे सीने पर बैठी अब मेरे को मारने की कोशिश कर रही थी, और वो मेरी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आँखों से, और जो आँखों का कलर लाल हुआ पड़ा था, अब मुझे खूंखार नज़रों से देख रही थी, जैसे मेरे मुंह को नोच लेगी या मुझे मारेगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। मैं अपने पत्नी का नाम लेकर के और बड़े प्यार से उसको संभालने की कोशिश करने लगा कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या बात है, बताओ, मेरे को खुलकर एक बात बताओ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। और तभी उसने ऐसी कोई बात बोली जो मुझे समझ में नहीं आया, और उसकी जो आवाज़ थी वो मेरी पत्नी से बिल्कुल अलग थी। वो आवाज़ लग रहा था जैसे कहीं दूर से आ रही हो, किसी गहरे कुएं से निकल रही हो, ऐसी आवाज़ थी। अब मुझे अब समझते देर नहीं लगी थी कि जो मैंने परछाई देखी थी जिस औरत की, वो इसके हमारी पत्नी के अंदर में शरीर में प्रवेश कर चुकी है। मुझे अब यही लग रहा था। मैं अपने पत्नी को बहुत प्रेम से उसको शांत करने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन मेरी पत्नी तो मेरे काबू में नहीं आ रही थी। अब वो मेरी गर्दन को दबाने की कोशिश करने लगी थी और बड़ी अजीब अजीब तरह के अपने गले से आवाज़ निकाल रही थी। जो क्या बोल रही थी वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तो मैं बुरी तरह से डर चुका था कि मैं करूँ तो क्या करूँ और कैसे उसे अपना पिंड छुड़ाऊँ। लेकिन वो हमारी पत्नी भी थी, मैं बहुत उससे प्यार करता था, प्रेम करता था। भला मैं उसको अकेले छोड़ कर के इस कमरे से कैसे भाग सकता था। मेरे मन में दुविधा सा चल रहा था। मैं अपनी पत्नी को बिल्कुल अपने सीने से उतारने की कोशिश कर रहा था और उसमें मैं एक बार सफल भी हो गया। और मैंने उसको अपने बिस्तर पर ही लिटा दिया और शांत कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बहुत ताकतवर लग रही थी। वो फिर उठ कर के मुझे धक्का दे दिया था। इस बार धक्का दिया तो मैं पलंग से नीचे जा गिरा था और वो पलंग पर खड़ी होकर के फिर छत की तरफ देखने लगी थी घूर घूर करके। माहौल बिल्कुल भूतिया भूतिया तरह का हो गया था मेरे घर का। उस टाइम बहुत ही मुझे डर लग रहा था। अब मैं इस जो मेरा घर था, मैं एक मिनट रुकना नहीं चाहता था डर के मारे। और मैं वही किया, जल्दी से दरवाज़ा खोला और मैं अपने ढाबे की तरफ भाग चला। दरवाज़ा खुला ही था और मैं अपने ढाबे के पास में गया तो एक लड़का एक चाय बना रहा था और एक ट्रक आकर के रुका हुआ था और उसके जो बुज़ुर्ग ड्राइवर थे वो बैठे हुए चाय के इंतज़ार कर रहे थे। मैं जैसे ही भागता हुआ गया, सब लड़के चौंक गए। क्या हुआ सर जी, क्या हुआ जी, क्या हुआ बाबूजी? नहीं भाई, ऐसे से हुआ है, मेरे घर में मेरे पत्नी के ऊपर में कोई साया आ गया है, अब मुझे वो मारना चाहती है, जो भी है। मेरी बात को वो ड्राइवर सुन रहा था, मैं अपने लड़कों से बात कर रहा था और तभी वो ड्राइवर बोला कि बाबूजी मैं आपकी कुछ मदद करूं? यानी कि हाँ भाई, मैं हाथ जोड़ते हुए बोला, अगर आप कुछ जानते हो तो ज़रूर मेरे को मदद करो। बोला आप ठहरो आप। और वो फिर अपने ट्रक के अंदर में गया और एक शीशी में जल सा था वो उठा करके लाया। बोला आप चलोगे? कहाँ पर आपकी पत्नी है, आप मुझे दिखाओ। वो कुछ मंत्र पढ़ता जा रहा था अपने मन में, मुझे लग रहा था। मैं आगे आगे चल रहा था और पीछे पीछे वो ड्राइवर था और बाकी पीछे हमारे 2 लड़के थे। हम उस कमरे में पहुँचे तो मेरी जो पत्नी थी अब नीचे बैठी हुई थी, ज़मीन पर, पलंग पर नहीं थी, नीचे बैठी हुई थी और दीवार की तरफ में उसका सर था। अपना सर को दीवार पर लग रहा था कि बहुत ज़ोर ज़ोर से पटकी है, यानी कि उस दीवार पर खून ही खून दिखाई पड़ रहा था। और मुझे समझते देर नहीं लगी कि अपना सर दीवार पर ये बहुत टक्कर मार रही थी और उसी से ये सब हुआ है। अभी भी उसकी ऐसी ही हालत थी जैसे मैं छोड़ के गया था। और वो जो ड्राइवर थे बुजुर्ग, वो बोले कि आप पीछे हट जाओ बाबूजी, मैं अब देखता हूँ, आप डरो मत, शांत खड़ा रहो। मैं एक कोने में खड़ा हो गया था और वो जो ड्राइवर बुजुर्ग आदमी थे वो शीशी में से कुछ जल सा निकाला अपने हाथ में और कुछ पढ़ने लगे थे और पढ़कर मेरी पत्नी के ऊपर में छिड़क दिया। और छिड़कते ही जैसे मेरी पत्नी को करंट लगा हो और एकदम वो चक्कर सा खाने लगी थी ज़मीन पर, गोल गोल सा, और चिल्लाने भी लगी थी। और तब तक जो ड्राइवर थे वो दूसरी बार जल को लेकर के अपने हाथ में और दूसरी बार मेरे पत्नी के ऊपर में डाल दिया था। और डालते ही पत्नी मेरी एकदम शांत हो गई थी, एकदम बेहोश सी हो गई थी। लेकिन हाँ, वो जो ड्राइवर जो थे फिर वो अपना वो सिलसिला उन्होंने जारी रखा था। वो जल को पढ़ते जाते थे, मेरी पत्नी के ऊपर में छिड़कते जाते थे और वो पूरे घर पर जो हमारा जहाँ पलंग था, दीवार था, अलमारी सी थी, जो सामान थे, सबके ऊपर में वो जल को थोड़ा थोड़ा करके छिड़क रहे थे। और इसके बाद में अब बोले कि आप अपनी पत्नी को उठाइए, अब ये बिल्कुल ठीक है। मैं पत्नी के पास में पहुंचा। डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन मैं उसका नाम लेकर के
और उठाने लगा, गोद में लेके मैं उसको कि उठो आप उठो। आज थोड़ी देर में पत्नी मेरी आंखें खोल दी और दर्द से कराहने लगी थी, जो सर में उसका चोट लगा था। मैंने उससे पूछा कि तुम अब ठीक हो ना, कैसी है तबीयत? अब वो अपना सर को हाथ से पकड़ रखी थी, शायद दर्द हो रहा था उसके सर में। वो बोली कि मेरे साथ में क्या हुआ था, मैं नीचे कैसे हूँ, मैं तो सो रही थी। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये नॉर्मल सी बात है, तुम सोते सोते पलंग से नीचे गिर गई थी। मैं उसको समझाने लगा था कि तुम्हारे साथ में कुछ नहीं हुआ है, तुम नींद में थी और पलंग से नीचे गिर गई हो। तो ये लोग कौन हैं? वो ड्राइवर को देख के बोली, नहीं तुम होश में नहीं आ रही थी ना, इसलिए ये हमारी मदद के लिए आए थे। अब तुम ठीक हो ना, बताओ। बोली हाँ, मुझे बस सर में चोट लगा हुआ है। नहीं कहा मैं देख लिया हूँ। और वो ड्राइवर मेरे को इशारे से बुलाए, बोले कि आप आगे आ जाओ ढाबा पर, सब कुछ ठीक है। मैं बोला ठीक है, आप चलिए, मैं आ रहा हूँ। मेरे पास में फर्स्ट एड था ढाबा के अंदर ही। अब मैं जाकर के फर्स्ट एड ले आया और जहाँ चोट लगी थी मैंने डिटोल वगैरह से साफ करके और दवा लगा दिया था। पत्नी भी मेरे साथ में थी ढाबे के अंदर ही, कमरे से हम यहाँ पर आ गए थे। वो जो ड्राइवर थे अब चाय पी रहे थे, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, यानी कि उस्ताद जी आप मेरी आज बहुत मदद की है, बहुत बड़ी मदद की है। बोले नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, अरे मैं कुछ तो जानता था तो मैं आपका मदद कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक दूसरे के इंसान ही काम आता है। मैंने पूछा कि उस्ताद जी एक चीज़ बात बताओगे आप? बोला हाँ, यानी कि ये जो प्रेत थी, चुड़ैल थी, क्या किसी ने इसको भेजा था या हमारे इस ढाबे के अंदर, मेरे घर में अंदर कैसे आई थी? मुझे कुछ डाउट था, मैं वो क्लियर करना चाहता था। उस्ताद जी बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज जानते हो ना, अमावस्या की रात है। अमावस्या की रात में जो रूहें होती हैं, आत्माएं होती हैं, वो भटकती रहती हैं। आज जहाँ उनको अच्छा लगता है देखती हैं, वो आ जाती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होता रहता है, किसी ने भेजा नहीं है। मुझे अपने रिश्तेदार पर डाउट था, मैं वो डाउट को क्लियर करना चाहता था कि वो मुझसे काफ़ी जलते थे मेरा ढाबा को देख करके। लेकिन अब तो क्लियर हो चुका था कि ये कोई भटकती हुई आत्मा थी, चुड़ैल थी, जो अमावस्या के दिन ही हम पर हमला किया था, हमारे पत्नी के शरीर पर आई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, सुन करके देख करके बहुत आपको आनंद मिलेगा। तो एक बार ज़रूर भी विजिट कीजिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिए। नमस्कार।